Assalamu alaikum students. So in today's class I am going to discuss the MCQs of chapter number 4 of first year physics. But before I am going to start the MCQs of chapter number 4, few MCQs of chapter number 3 was remain. So first of all I am discussing these two MCQs. पहले हम वो दो MCQ जो रह गए थे उनको देख लेते हैं. Then I will start chapter number 4. तो ये दो MCQs बेटा रह गए थे, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले बात करेंगे MCQ नंबर 16 की. चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है. तो इस MCQ में कहा जा रहा है बॉडी ऑफ, इसका मास है 5 किलोग्राम, फॉलिंग स्ट्रेट डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये डाउनवर्ड गिर रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. वॉट एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग अपॉन इट. तो एयर रेजिस्टेंस आपने बताना है इस पर कितना एक्ट कर रहा है. तो इसको भी हम एलिवेटर के केस से करेंगे, लेकिन एलिवेटर के मूविंग डाउन वाले केस से करेंगे. ओके. तो एलिवेटर का जो केस होता है मूविंग डाउन वाला, उसमें क्या होता है कि जब एलिवेटर नीचे मूव करती है तो ये वो ऑब्जेक्ट है जो कि इससे वेट मशीन से हैंग हुआ है. इसका वेट का वेक्टर नीचे एक्ट करता है और जो अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है उसी को उन्होंने पूछा है, जिसको हम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं यहाँ पे. एलिवेटर या लिफ्ट वाले केसेस जो होते हैं. तो यहाँ पे बॉडी मूव डाउन कर रही है विद सर्टेन एक्सेलरेशन ए से. तो यहाँ जो फॉर्मूला हमारे पास आता है, कैसे आता है कि यहाँ पर वेट का वेक्टर ग्रेटर है अपेरेंट फोर्स से, तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर हो जाएगी W माइनस एफ प्राइम के. तो एफ प्राइम इधर आ जाएगा, वेट इधर आ जाएगा, तो एफ प्राइम बराबर हो जाएगा वेट माइनस फोर्स. ओके. तो ये हो जाएगा mg माइनस ma. कॉमन ले लीजिए mg माइनस a. तो यहाँ पे इन्होंने यही फ्रिक्शन फोर्स ही पूछी है कि कितनी एक्ट होगी, क्योंकि यही वो फोर्स है जो कि इस बॉडी पर अपवर्ड लग रही होगी. तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. एफ प्राइम एम कितना है 5, जी 9.8 होता है माइनस 4. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 29 न्यूटन अपवर्ड. और इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ थी एफ प्राइम की, अपवर्ड, तो ये हो जाएगा अपवर्ड. तो ये MCQ है. थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन लॉजिकल है. तो यहाँ पे हमारा ये वाला MCQ भी जो है वो कवर हो जाता है. अब हम बात करेंगे MCQ नंबर 17 की. ये 2003 में आया था. प्री मेडिकल के लिए अच्छा खासा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वन था, तो इसे आपने कॉपी कर लिया होगा, वरना इसकी वीडियो को स्टॉप करके आप देख लीजिए. ये अभी 3 ही मैं करा रहा हूँ आपको, 3 के बाद हम 4 स्टार्ट कर देंगे.
ठीक है, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। तो इन MCQ नंबर 17 इससे कहना है बॉडी गोज फ्रॉम 2 मीटर to 8 मीटर मार्क एंड बैक to 2 मीटर in 3 सेकेंड। इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। तो यहाँ पे कह रहे हैं, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक हाइट है 2 मीटर, एक बॉडी यहाँ से जो है वो कहाँ तक गई, 8 मीटर तक गई। ये हमारे पास सरफेस है ग्राउंड। फिर ये बॉडी जो है दोबारा 2 मीटर तक आ गई, यानी इसकी अपवर्ड मोशन और ये डाउन। तो इसको आने और जाने में टोटल टाइम कितना लगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि स्मॉल टी तो हो जाएगा इसका 1.5 सेकेंड, ऊपर जाने में इसको टाइम लगा होगा 1.5 सेकेंड, वापस आने में भी टाइम कितना लगा 1.5 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है 2t के बराबर 3 सेकेंड, ये गिवन है। तो इस दौरान में इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, अगर 2 मीटर से 8 मीटर तक गया तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। 6 मीटर जाने के और फिर 6 मीटर वापस आने के, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो गया 6 मीटर 6 मीटर 12 मीटर। टोटल टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड। पूछ रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, या टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी 12 डिवाइड बाई 3, तो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, सूरन इसको एवरेज स्पीड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे सवाल खत्म हो गए। अब हम चैप्टर नंबर 4 पर आ रहे हैं। Now I'm starting chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 के मैं ज़रा MCQ भी ओपन कर लेता हूँ। ड्राइव से देखते हैं फॉर्मूला शीट। तो यहाँ हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये इसके कुछ फार्मूले हैं, टाइप्स भी गिवन हैं, जनरल इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की, जो कि सब नज़र आ रही हैं आपको। यहाँ से आप इसके सारे फार्मूले पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए मूव बैक टू दिस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के जो फार्मूले हमारे पास हैं, कुछ पर्टिकुलर फार्मूले जो होते हैं, जैसे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम ऑब्लिक्स प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। क्या किसी बॉडी को हम किसी सर्टेन वेलोसिटी v0 से थ्रो करें तो वो एक पैराबोलिक शेप बनाती हुई ज़मीन पर गिरती है ड्यू टू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसका एंगल ऑफ थीटा है। यहाँ पे पहुँचने का टाइम कहलाता है tm, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका फॉर्मूला होता है v0 sin थीटा अपॉन g। यहाँ का डिस्टेंस आती है, हाइट कहलाती है मैक्सिमम हाइट, और यहाँ का टाइम कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2t होता है, यानी कि 2v0 sin θ/g। हाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास मैक्सिमम हाइट v0 स्क्वायर sin स्क्वायर θ/2g। रेंज का फॉर्मूला होता है v0 स्क्वायर sin 2θ/g। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है v0 स्क्वायर अपॉन g। मैक्सिमम रेंज में थीटा 45 डिग्री हो जाता है। ये आपके पास रेंज है, ये मैक्सिमम हाइट है। तो ये इसके कुछ जनरल बेसिक फॉर्मूले हैं। MCQs पे आ जाने से a projectile thrown at an angle of 30 degree with horizontal if it has the same range it throw with another with the same velocity before at an angle of। अच्छा जी, तो एक ही रेंज बेटा दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर आती है, यानी कि अगर मुझे एक ही रेंज पर ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है तो उस एक ही रेंज के दो पॉसिबल एंगल होते हैं। ये थीटा हो गया, इसको हम मिनिमम एंगल भी कहते हैं, और अगर मैं एक लार्जर एंगल से इसको थ्रो करूं तो भी इसी पर आ जाएगा, इसी पॉइंट पर आके गिरेगा। ये थीटा मैक्स कहलाता है, थीटा प्राइम। तो थीटा प्राइम बराबर होता है 90 माइनस थीटा के। तो यहाँ पे सवाल में कहा गया है कि स्मॉल थीटा आपके पास अगर 30 डिग्री है तो अनदर रेंज जो बनेगी उसी पॉइंट पर गिरने की, तो 90 माइनस 30 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो एक ही रेंज के दो पॉसिबल एंगल होते हैं, यहाँ देख लें दोनों पर जब हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी बट डिफरेंट एंगल, तो ये सेम रेंज कवर करते हैं। तो हर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर सेम रेंज आती है, यानी कि अगर 20 डिग्री पर आ रही है तो वही रेंज आपको इसके मिलेगी। 20 में से 90 में से माइनस कर दें 70 पर भी मिलेगी। अगर 10 डिग्री आ रही है तो 80 डिग्री पर भी वही रेंज मिलेगी। अगर 15 डिग्री आ रही है तो 75 डिग्री पर भी वही रेंज मिलेगी। अगर 30 डिग्री आ रहा है तो 30 में आप 90 में से माइनस कर दें 60 डिग्री पर भी वही रेंज मिलेगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कराते हैं। तो एक ही रेंज के दो पॉसिबल एंगल्स होते हैं। इसका आंसर हो गया 60 डिग्री। Two projectile aim be thrown with the same speed at an angle of 60 and 30, they will have same range। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों एंगल को अगर आप सम करें तो कितने बन रहे हैं 90। तो इन दोनों एंगल पर सेम रेंज आएगी, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है। ठीक है, तो अगर थीटा मिनिमम एंगल और थीटा प्राइम मैक्सिमम एंगल, इन दोनों को अगर आप सम कर दें तो उसका अगर सम 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों पर आपको सेम रेंज मिलती है। इन दोनों पर आपको क्या मिलती है, सेम रेंज मिलती है। इसको ध्यान रखिएगा। The range of projectile become half of its maximum value. The angle of projection is, रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की वो क्या हो गई है, हाफ हो गई है इट्स मैक्सिमम वैल्यू इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस। अच्छा जी, सवाल को कर लेते हैं। तो इस सवाल में कहा जा रहा है कि रेंज जो है, यानी कि मान लीजिए मैक्सिमम रेंज अगर मैंने 45 पर फेंका इसको, ये 45 डिग्री, इस पर ये यहाँ पर आया, ये मैक्सिमम रेंज आर मैक्स। अभी कह रहे हैं कि रेंज जो है वो प्रोजेक्टाइल की वो क्या हो चुकी है, हाफ हो गई है।
यानी यहाँ कहीं आ रहा है। आर कितनी हो गई है, आर मैक्स डिवाइड बाई 2, यानी रेंज कितनी है, आर मैक्स डिवाइड बाई 2। उस पर बताना क्या है आपको, देंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो उसका एंगल कितना होगा, थीटा कितना। तो यहाँ पे हम इनके फॉर्मूले रख देंगे, आर इज इक्वल टू आर मैक्स डिवाइड बाई 2। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये लिखा होगा। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, राइट साइड पे आर मैक्स आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, तो जी से जी ख़त्म, वी नॉट से वी नॉट ख़त्म, तो क्या आ गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 आप निकाल लीजिए कितना आ रहा है, सॉरी 2 भी यहाँ पे आर मैक्स बाई 2, तो ये हाफ है, यहाँ 1/2 बचा। साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपके पास 2 थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री के, तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2, थीटा विल बी इक्वल टू 15 डिग्री। यानी अगर आप उसी रफ्तार पे फेंकें और कितने एंगल पर फेंकेंगे, 30 डिग्री पर, तो ये रेंज इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अच्छा सवाल था। A projectile is fired with an initial velocity this and the ground level maximum horizontal range, horizontal range निकालनी है, यानी कि रेंज की फाइंड करनी है आपने। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला ये गिवन है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपके पास ये रहा। आर मैक्स बराबर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, वी नॉट कितना है 90 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9.8, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 8265 मीटर। ठीक है, if the initial speed of projectile is double, its range will be increase 4 टाइम। अगर इनिशियल स्पीड जो है वो प्रोजेक्टाइल की वो ट्वाइस हो जाए तो उसकी रेंज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पैरामेट्रिक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कौन सा है, 5 कह रहे हैं इनिशियल स्पीड जो है वी नॉट प्राइम जो है वो 2 वी नॉट हो जाए, तो आर प्राइम पे क्या फ़र्क है। तो वी नॉट प्राइम एक नई वेलोसिटी है जो कि अब असली वेलोसिटी का क्या हो जाए, ट्वाइस हो जाए, तो रेंज पे क्या फ़र्क आएगा। सोल्यूशन पे आते हैं, इसके अलावा बाकी सब चीज़ें करेंगे, ऑल अदर इन 2 वैल्यूज़ के अलावा वी नॉट और रेंज के अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स करेंगे कांस्टेंट, ऑल अदर वेरिएबल आर कांस्टेंट। क्या रहेंगे अदर वेरिएबल, कांस्टेंट। सोल्यूशन पे आते हैं, ये डेटा हो गया। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ रेंज, आर इज इक्वल टू
वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कहीं भी ये नज़र आएगा हम इक्वेशन 1 रख लेंगे उसको। न्यू रेंज क्या बन रही है, आर प्राइम इज इक्वल टू वी नॉट प्राइम का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो वैल्यू प्लेस करते हैं, वी नॉट प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये पूरी रकम किसके बराबर है, इक्वेशन 1 के बराबर है, यानी कि ओरिजिनल वेलोसिटी। तो फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं कि आर प्राइम बराबर आ रहा है 4 आर पे। इंक्रीजेस 4 टाइम्स। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो पैराबोलिक होता है, बता दिया था मैंने आपको। इन प्रोजेक्टाइल मोशन एयर रेसिस इज इग्नोर द हॉरिजॉन्टल मोशन एट, अगर एयर रेसिस ना हो तो हॉरिजॉन्टल मोशन उसकी जो है उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसमें एक्सेलरेशन क्या रहता है, 0। तो प्रोजेक्टाइल जो हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर में, तो हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके पढ़ते हैं, इसी वजह से शुरू में जो हम assumptions लेते हैं इसमें तो हम ऐसा मानते हैं कि एक्सेलरेशन 2 तरह के होते हैं। वी नॉट से थ्रो किया तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वी नॉट एक्स और एक होता है वी नॉट वाई। जैसे हर वेक्टर के 2 कंपोनेंट होते हैं, अगर उसमें रिजॉल्व करते हैं, वेक्टर एफ है उसको हम एक्स वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो ये आता था एफ एक्स, ये आता था एफ वाई। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये बराबर होता था एफ कॉस थीटा के, ये बराबर होता था एफ साइन थीटा के। तो किसी भी पॉइंट पे पहुंचकर जैसा लगता है बॉडी यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो v का भी एक x कंपोनेंट आएगा वी एक्स और एक आएगा वी वाई। ये फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। इनिशियल वेलोसिटी को हम वी नॉट कहते हैं, फाइनल को v कहते हैं। जहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे भी आ सकती है, इधर भी किसी पॉइंट पे आ सकती है, ये वी वाई कहलाता है। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो इसमें एक्सेलरेशंस आते हैं तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी कि कोई भी हवा एयर रेजिस्टेंस 0 है। हवा हमेशा यूं ही चलती है, कभी भी ऊंचाई की तरफ नहीं चलती, वर्टिकली नहीं चलती हवा हमेशा एक्स एक्सिस पर ही चलती ज़्यादा। और वर्टिकल एक्सेलरेशन एक ही होता है यहाँ पर ए वाई, जो कि बराबर होता है किसके, -g के। तो इस पूरी डायरेक्शन में हम इसको मानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस 0 है, तभी प्रोजेक्टाइल इस तरह का। अगर एयर रेजिस्टेंस होता है तो प्रोजेक्टाइल कहीं भी यूँ नहीं आता, यूँ आता है, जल्दी गिर जाता है, एक स्मूथ कर्व नहीं आता। उसे गिरना यहाँ था, लेकिन वो क्या हुआ, वो गया और फिर एकदम ही गिर गया। अगर एयर रेजिस्टेंस होती तो एयर रेजिस्टेंस की ऐसे रेंज कम हो जाती है अगर एयर रेजिस्टेंस 0 ना हो तो। अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो जो वी नॉट एक्स आती है वही वी एक्स आती है। हर पॉइंट पे आप निकाल लें, इसको आप v1 मान लें, इस पॉइंट की वेलोसिटी को आप मान लें v2, तो v2x या यहाँ की वेलोसिटी को मान लें v3x। सारी की सारी ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। यानी कि जो vx है वही v0x होगा, वही v1x होगा, वही v2x होगा, सब क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। ऐसा y में नहीं होगा, v0y अलग होगा, vy अलग होगा, क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन मौजूद है।
लेकिन हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट जो आएंगे वेलोसिटीज़ के वो सब क्या आएंगे, कांस्टेंट आते हैं, चेंज नहीं होते। तो जब एक वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा तो उस कंपोनेंट में उस एक्स एक्सिस में वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया जाए 45 डिग्री से तो उसकी रेंज क्या बनेगी, ये बड़ा अच्छा MCQ है, इसको देखना है। ये काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट वन MCQ है। Operator is launched at 45 with velocity. It hits a target. It will have the double the range of its velocity. अच्छा जी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको रख कर रहा हूँ। तो इस सवाल में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, अच्छा MCQ है। एक प्रोजेक्टाइल की जो ये रेंज आ रही है मैक्सिमम रेंज, यानी इसको किस पे थ्रो किया गया है, 45 R मैक्स, ये बात। इस पर कुछ ना कुछ की वेलोसिटी होगी, उसको हमने V0 कहते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि अगर हमने इसको V0 कितनी दी है, 100 मीटर पर सेकेंड, थीटा कितना है 45 डिग्री पर, मैक्सिमम रेंज बन चुका है, ये आपको पता है। रेंज हम निकाल लेंगे इस फॉर्म से। तो ये कहने के हम चाह रहे हैं कि इसको इसी एंगल पर रखें, लेकिन हम इसकी रेंज बढ़ा दें, अगर इसकी रेंज डबल हो जाए, इससे यहाँ तक पहुँच जाए, यानी ये जो रेंज आए, नई रेंज, ये किसके बराबर है, ये 2R के बराबर है। तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसको मैं V0 प्राइम कह रहा हूँ, नई वेलोसिटी, एंगल 45। तो R प्राइम जो है वो 2R मैक्स हो जाएगा। तो आपने V0 प्राइम निकाल ली। इसमें सॉल्यूशन पे आते हैं। तो पहले सबसे पहले तो आप उसको R मैक्स निकाल लीजिए। R मैक्स किसके बराबर आ जाएगा, V0 स्क्वायर अपॉन 2G। हंड्रेड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। ये आपके पास आ रहे हैं, हम आगे कितना आ रहा है, $1020.4 आ रहा है। अब आते हैं फॉर V0 प्राइम पर। तो आप बेटा इसको डिस्टेंस को, इसको रेंज को डबल कर लीजिए। तो R प्राइम कितना बन जाएगा, 2RM। तो R प्राइम इज इक्वल टू V0 प्राइम का स्क्वायर डिवाइड बाई G। तो V0 स्क्वायर बराबर हो जाएगा G R प्राइम, और R प्राइम किसके बराबर है, 2RM के बराबर है। इसका रूट ले लीजिए, G 2RM। तो जब आप वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर तो आपका आंसर आ जाएगा 141.4। ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मस्ट बी लॉन्च एट अ मैक्सिमम रेंज एट 45 डिग्री में लॉन्च करने की मैक्सिमम रेंज आती है।
projectiles find horizontally at speed maximum at both moment. प्रोजेक्शन के टाइम पर और हिटिंग द ग्राउंड इन दोनों पर स्पीड क्या होती है प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम होती है. When a body moves along a projectile path, the component of its velocity does not change. Horizontal component change with velocity. During the projectile motion, the acceleration of a projectile along horizontal direction, horizontal में acceleration 0 होता है. Aircraft takes, अभी बताया भी आपको कि AX 0 होता है. Aircraft take place off at 40 degree and ये इसकी एंगल दिया हुआ है, ये आप किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी दी गई है. Its vertical component velocity at the height aircraft जो है takes 30 degree with this, इसका vertical component आपको निकालना है. तो vertical component तो maximum height पे 0 आ जाएगा. ये बात कर रहे हैं. जब भी प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, इस पॉइंट के बाद ये नीचे आना शुरू होता है. तो इस पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल आपका पहुंचता है तो उसमें यहाँ पे वेलोसिटी v0 से थ्रो किया गया है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है. इधर जब ये आता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्योंकि मज़ीद ऊपर नहीं जा रहा तो इसका vy कंपोनेंट 0 हो जाता है. और इस पॉइंट पर v0 और v और vx आपस में बराबर हो जाते हैं, इक्वल. तो मैक्सिमम हाइट पर, मैक्स हाइट के ऊपर वी वाई क्या होता है हमेशा 0 होता है. ये इन सवालों में पूछा है. एट मैक्सिमम हाइट द मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन, दोनों पे करती है. हाइट देख सकते हैं आप, वेलोसिटी पर भी कर रही है, एंगल पर भी कर रही है. ग्रेविटी जो है कांस्टेंट है. एच जो है वो v0 स्क्वायर, तो हाइट वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है, एंगल पे भी कर रही है. बोथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा. प्रोजेक्टाइल जल्दी गिर जाता है. मैंने ये बताया भी था आपको कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो प्रोजेक्टाइल पूरा अपना टाइम कवर करता है यहाँ तक पहुँचने में, ठीक. और अगर एयर रेजिस्टेंस चल रहा हो, अगर AX 0 ना हो तो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया लेकिन जल्दी गिर गया. तो ये जो टाइम आएगा ये टाइम ग्रेटर होगा और ये टाइम जो आएगा यहाँ तक पहुँचने का टाइम t प्राइम ये स्मॉलर होगा, क्योंकि यहाँ पे AX नॉट इक्वल टू 0 है. अच्छा जी, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ मोशन इज इक्वल टू v0 vy किसके बराबर होता है. तो जो वर्टिकल कंपोनेंट आता है किसी भी पॉइंट पर अलावा इसके कितना आता है vy, तो vy बराबर आता है v0 y माइनस gt. प्रोजेक्टाइल मोशन इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते से y एक्सिस में या x में, तो यहाँ पे हम इसको x y दोनों के दरमियान में थ्रो करते हैं तो ये बॉडी 2 डायमेंशन होती है. x में भी मूव करती है, y में भी मूव करती है. अगर ऐसे y में करती है तो ये फ्री फॉल या वर्टिकल मोशन कहलाती है, और अगर x में करती है तो सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है. तो चैप्टर 3 में और 4 में यही फ़र्क है कि वो मोशन इन 1 डायमेंशन है, मोशन इन 2 डायमेंशन. A projectile motion of body moves with constant horizontal velocity of component. Vertical component की velocity ज़रूर नहीं होती, लेकिन सिर्फ horizontal की velocity जो है 0 होती है. The projectile motion angle of projection 75 का दूसरा एंगल आएगा 15, दोनों को ऐड कर लें 90 मिल जाएगा. The maximum height and speed of projectile become, at the maximum height the speed of projectile क्या जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि एक component 0 हो जाता है उसका.
और वहाँ पे आपने देखा रुकती भी है प्रोजेक्टाइल जो है। इस पॉइंट पे जाकर देख रहे हैं ना आप इसका, वैसे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, vy का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर। तो अगर ये कंपोनेंट 0 हो गया तो रिजल्ट भी तो छोटा हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लेस आएगी। और मैक्सिमम कहाँ पर आती है, यहाँ पे सबसे जब थ्रो करते हैं उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जब बिल्कुल ज़मीन पे हिट करने वाला तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और यहाँ पर मिनिमम होती है। इनके अलावा इन दरमियान में इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आ रही होती हैं जो कि मैक्सिमम और मिनिमम के बिटवीन होती है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड ऑन ऑल ऑफ दीज। एंगल भी आ रहा होता है, वेलोसिटी भी आ रही होती है, और वैल्यू ऑफ जी भी आ रही होती है उस प्लेस। ये देख सकते हैं रेंज में वी नॉट भी आ रहा है, थीटा भी आ रहा है, जी भी आ रहा है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एंड द फैक्टर 20 इज मैक्सिमम। रेंज जब मैक्सिमम आती है जब ये साइन की वैल्यू मैक्सिमम, साइन की वैल्यू मैक्सिमम +1 पे होती है और मिनिमम जो है वो -1 पे होती है। तो जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो रेंज हमारी 45 डिग्री बनती थी। तो साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, इट इज 1। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड, इट्स रेंज बिकम्स 4r। ये भी अभी हमने किया था। At the given velocity, projectile motion has same range. 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, 16। A projectile has range r when the projected with velocity v0। एक प्रोजेक्टाइल की रेंज r है जब वेलोसिटी कितनी v0। टू मेक इट्स रेंज इक्वल टू 2r, द वेलोसिटी ऑफ द सेम एंगल शुड बी इक्वल टू। ये अच्छा न्यूमेरिकल MCQ है, इसको देखते हैं। MCQ नंबर 25। एक प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी है, r, एंगल थीटा की, वेलोसिटी v0। तो एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है v0 है, उसकी रेंज r है। हम चाह रहे हैं कि इसकी रेंज जो है वो कितनी हो जाए, 2r हो जाए। ये वाला मैंने भी कराया भी था आपको दूसरे तरीके से। इसकी रेंज r प्राइम कितनी हो जाए, 2r हो जाए। तो उसके लिए आपको इसकी जो वेलोसिटी है v0 प्राइम वो कितनी देनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो अगेन ये भी पैरामेट्रिक प्रॉब्लम है, यहाँ वेलोसिटी पूछी गई है आपसे। तो v0 प्राइम आपको मालूम करना है। r प्राइम कह रहे हैं किसके बराबर है, 2r के। जब r प्राइम किसके बराबर है, 2r के। बाकी सब चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट। थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है दोनों के। सोल्यूशन पे आते हैं। तरीक़ेकार क्या होता है पैरामेट्रिक प्रॉब्लम का। तो पैरामेट्रिक प्रॉब्लम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ r। तो r बराबर है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इसको इक्वेट कर लें v0 के लिए, तो हमें v0 फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो कितना हो जाएगा, v0 बराबर हो जाएगा आपके पास r g अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू v0 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। अब आते हैं फॉर v0 प्राइम। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, नई रेंज का न्यू फार्मूला बन जाएगा r प्राइम इज इक्वल टू v0 प्राइम का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अगेन यहाँ v0 प्राइम स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, r प्राइम जी मल्टीप्लाई हो गए और साइन 2 थीटा डिवाइड में आ गए। अब वैल्यू प्लेस कर दें।
फ्रॉम डेटा, तो आर प्राइम की जगह क्या आ जाएगा 2r जी साइन 2 थीटा। अब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, कंपेयर कर ले मन से, तो ये बराबर किसके वी नॉट स्क्वायर के। तो वी नॉट स्क्वायर फ्रॉम 1 2 मल्टीप्लाई बाय वी नॉट स्क्वायर। हमें वी नॉट चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो वी नॉट प्राइम बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 वी नॉट या 1.412 वी नॉट। अच्छा है, ठीक है जी, कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 वी नॉट। द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ दिस। एंगल पे भी सब कुछ पे करते हैं, हाइट देख लें, वेलोसिटी पे भी, एंगल पर भी, और अगर ग्रेविटी कहना है तो ग्रेविटी पे भी करती है। द रेंज ऑफ अ वॉरी मिसाइल, ये 1998 में आता है, बस याद कर लीजिएगा, 15 किलोमीटर थी उसकी, 1500 किलोमीटर। द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ वॉरी मिसाइल ऑफ दिस, यहाँ पे जब एंगल हम 45 रखेंगे तो इतनी आ जाएगी इस रफ्तार पे। The motion of a curved path when component of a velocity is constant and the other is variable, so हम projectile motion कहते हैं। projectile motion में हमारे पास जो है वो एक component जो होता है वो constant होता है और एक component क्या होता है variable होता है, यानी कि Vx जो है वो constant होता है और Vy variable होता है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज जीरो, ये भी सेकंड पार्ट में आएगा, अभी इसमें इसकी जरूरत नहीं थी। A bullet is fired with the velocity this in the absence of air friction, horizontal velocity after 2 seconds। एक बुलेट फायर की गई हॉरिजॉन्टली इस सेक्शन से, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बतानी, तो आपको पता है कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टार्टिंग में होती है वही बाद में रहती है, थ्रू आउट सिस्टम कांस्टेंट रहती है। A projectile is thrown upward with certain velocity, its time of flight will be minimum if the launch angle is, सबसे छोटे टाइम पर सबसे कम टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो थीटा जितना आप कम रखेंगे उतना टाइम ऑफ फ्लाइट कम आएगा। जैसे मैंने बताया था अभी कि एक ही रेंज के दो पॉसिबल एंगल्स होते हैं, एक ही रेंज के दो पॉसिबल एंगल होते हैं। एक ये हो गया, ये टाइम मिनिमम कहलाता है, ये टाइम थोड़ा मैक्सिमम कहलाता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री आएगा। तो टी का ताल्लुक जो है वो 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। टी का ताल्लुक डायरेक्ट एंगल से, जितना एंगल आप छोटा रखेंगे उतना टाइम ऑफ फ्लाइट कम आएगा। तो थीटा अगर कम तो टाइम भी कम आएगा। क्लास तो यहाँ पे चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा वाइंड अप हो जाता है। हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे।